हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड ज्योग्राफी की, जिसमें हम लोग नदी तंत्र पढ़ रहे थे, तो आज हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे काली रिवर सिस्टम यानी काली नदी तंत्र को। ठीक है, तो देखिए काली नदी को बेसिकली शारदा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, काली नदी को शारदा नदी भी बोला जाता है और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी ही है। तो हम लोग इसको मैप के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से काली नदी उत्तराखंड में इसका प्रवाह तंत्र है। ठीक है, तो पहले देखिए काली शारदा नदी तंत्र को देखें तो काली शारदा तंत्र, इसमें बेसिकली पूर्वी धौली गंगा, कुठियांगटी, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, फिर इसमें एक कुठियांगटी जो उपतंत्र है, ये सर्वप्रथम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुठियांगटी। ठीक है, सबसे पहले यही मिलती है। इसके बाद पूर्वी धौली गंगा जो उसके बाद उसमें मिलती है, ये भी इसकी प्रमुख नदी है। फिर गौरी गंगा और सरयू नदी। तो इन सभी नदियों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो काली शारदा तंत्र की बात करें तो इसमें पूर्वी धौली गंगा, कुठियांगटी, ये सारी नदियाँ मिलती हैं। कुठियांगटी जो उपतंत्र है ये संगचुमना, निरकुट, थुमका, इन सारी नदियों से मिलकर बनी है। पूर्वी धौली गंगा की बात करें तो इसमें लिस्सर नदी या दारमा नदी, नानदारमा, सेलायांगटी, कंचुती, से सारी नदियों से मिलकर ये बना है। तो चलिए हम लोग सीधे मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए बेसिकली जो काली नदी है इसका उद्गम स्थल माना जाता है काला पानी को। ठीक है, यानी ब्यास आश्रम। देखिए ये पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, यहाँ पर नेपाल लग जाता है। ठीक है, तो ये जो नदी है ये पिथौरागढ़ और नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हुए बहती है आगे को। अब देखिए जो काली नदी है ये बेसिकली निकलती है काला पानी नामक जगह से। यहाँ पर काला पानी नामक जगह है, यहाँ पर से ये नदी निकलती है। इसी के आसपास में क्या है? ब्यास आश्रम नामक स्थान है। ठीक है, ब्यास आश्रम के समीप ही क्या है? काला पानी है, यहाँ से निकलती है। बेसिकली ये जो पूरी श्रेणी है इसको जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर ये जो जैक्सर श्रेणी है ये पूरा इसके जो पूर्वी ढाल पर यानी इस साइड को काला पानी नामक जगह है ब्यास आश्रम के आसपास, तो यहीं से निकलती है। अब कुछ लोग इसको मानते हैं इंडिया का, जैसे इंडिया वाले मानते हैं कि इंडिया की नदी है। ठीक है, उत्तराखंड में बहती है बॉर्डर बनाते हुए, तो इसका जो उद्गम स्थल है ये उत्तराखंड में ही है, ऐसा माना जाता है। और नेपाल के कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल से निकलती है, तो इसमें विवाद चलता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग अब सीधे बात करेंगे। देखिए काला पानी से जो काली नदी है काला पानी से निकली ब्यास आश्रम से, और यहाँ से ये आगे को बढ़ती है। आगे को बढ़ने के पश्चात ये पहुँचती है गुंजी नामक स्थान पर। ठीक है, गुंजी नामक स्थान पर पहुँचती है, वहाँ पर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है कुठियांगटी। ठीक है, कुठियांगटी इसमें मिलती है जो बेसिकली जैक्सर श्रेणी से निकलती है। जो कुठियांगटी है वो जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। इसमें बेसिकली जैसे संगचुमना है, निरकुट है, थुमका है, ये सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। ठीक है, कुठियांगटी की सहायक नदियाँ हैं संगचुमना, निरकुट, थुमका, ये सारी नदियां हैं। फिर ये नदी जो है ये गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब जो कुठियांगटी थी जैक्सर श्रेणी से निकलती है। जैक्सर श्रेणी से निकलने के बाद इसमें जैसे संगचुमना, निरकुट, थुमका, ये सारी नदियां मिली और फाइनली ये गुंजी नामक स्थान पर जाकर काली नदी से ये मिल जाती है। ठीक है, अब काली नदी यहाँ पर से और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये पहुँचती है तवा घाट। ठीक है, तवा घाट जैसे ही पहुँचती है वहाँ पर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, तवा घाट नामक स्थान पर इसमें पूर्वी धौली गंगा मिलती है। अब देखिए जो पूर्वी धौली गंगा है ये बेसिकली बहुत सारी नदियों को मिलाकर बना है। ठीक है, बहुत सारी नदियों के संगम से बना है। बेसिकली देखिए जो गोवान खाना हिमनद है, गोवान खाना हिमनद से एक नदी निकली जिसका नाम है लिस्सर नदी। ठीक है, गोवान खाना हिमनद से एक लिस्सर नदी निकलती है और इसी में एक दूसरी नदी है जैसे दारमा है, सेलायांगटी है, कंचुतीज, ये सारी नदियाँ मिलकर क्या करती हैं? तेजांग नामक जगह पर ये सारी नदियाँ मिलती हैं। तेजांग नामक जगह पर बेसिकली इसमें जो दो बड़ी नदियाँ हैं, एक है लिस्सर नदी, दूसरा है दारमा नदी या फिर इसको सेलायांगटी भी बोला जाता है। तो ये दो नदियाँ मिलती हैं तेजांग नामक स्थान पर, जहाँ से इसको पूर्वी धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। अब पूर्वी धौली गंगा तेजांग नामक जगह से आगे को बढ़ती है और तवा घाट में पहुँचकर काली नदी से यहाँ पर क्या करती है? संगम करती है। ठीक है,
इसके बाद देखिए तवा घाट में इससे पूर्वी धौलीगंगा मिली। अब तवा घाट से क्या होता है, काली नदी आगे को बढ़ती है। अब तवा घाट से जैसी काली नदी आगे को बढ़ी तो ये पहुंचती है जौलजीबी नामक स्थान पर। ठीक है, अब ये जौलजीबी नामक स्थान पर पहुंचती है, वहां पर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है गौरी गंगा। ठीक है, जौलजीबी नामक स्थान पर काली गंगा यानी काली नदी और गौरी गंगा का क्या होता है, संगम होता है। काली नदी और गौरी गंगा का संगम होता है जौलजीबी, और इन्हीं के संगम पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है। ठीक है, यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको जौलजीबी का मेला भी कहते हैं, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये काफ़ी 100 से ज़्यादा सालों से यहाँ पर ये मेला लगते आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग गौरी गंगा की बात करें तो गौरी गंगा बेसिकली निकलती कहाँ से है, तो देखिए बेसिकली जो गौरी नामक एक नदी है और एक रालम नामक नदी है। अब देखिए जो रालम ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम है रालम नदी, और दूसरी नदी निकली जिसका नाम है गौरी नदी। अब ये दोनों नदियाँ जहाँ पर संगम करते हैं उस जगह का नाम है मिलम। मिलम से ये नदियाँ, जो दोनों नदियाँ यहाँ पर संगम करती है, वहाँ से इसको क्या जाना जाता है, गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, मिलम से। ठीक है, मिलम से गौरी गंगा के नाम से आगे बढ़ी और जौलजीबी नामक स्थान पर ये क्या करती है, काली नदी से संगम करती है। अब काली नदी यहाँ से भी आगे बढ़ जाती है और ये झूला घाट पर पहुँचती है। अब झूला घाट से आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचती है, पंचेश्वर पर पहुँचती है। ठीक है, अब पंचेश्वर नामक जगह पर ये पहुँचती है। तो पंचेश्वर नामक जगह यानी इसको काली गुमाऊँ भी बोला जाता है। पंचेश्वर नामक जगह पर नेपाल से आने वाली 2-3 नदियाँ इसमें मिलती है, एक रूपाली, फिर रामगुन, ये बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। और पंचेश्वर नामक जगह पर इसमें एक बहुत बड़ी नदी मिलती है जिसका नाम है सरयू नदी। ठीक है, पंचेश्वर नामक जगह पर इसमें एक नदी मिलती है सरयू नदी, जिसको सरजू नदी भी कहा जाता है। अब ये बेसिकली सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देखिए अब जो गोमती नदी है वो बेसिकली निकलती कहाँ से है, गोमती नदी निकली हमारा बागेश्वर से। ठीक है, और यहाँ से निकली सरयू नदी। सरयू नदी बेसिकली निकलती है सरमूल झुंडी नामक स्थान से। ठीक है, सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकली सरयू नदी, और गोमती नदी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से निकली। ठीक है, दोनों बागेश्वर से ही निकलते हैं। यहाँ से गोमती नदी आई और सरमूल नामक यानी झुंडी नामक स्थान से निकली हमारा कौन सी नदी, ये निकली सरयू नदी। तो इन दोनों का जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर जो बागेश्वर है, मेन बागेश्वर जो मार्केट है वो यहाँ पर स्थित है, इन दोनों के संगम पर। अब यहाँ से ये नदी आगे को बढ़ती है और काकरी घाट नामक स्थान पर पहुंचती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये काकरी घाट नामक स्थान पर पहुंचती है। काकरी घाट नामक स्थान पर इसमें एक अल्मोड़ा से आने वाली पनार नदी मिलती है। ठीक है, काकरी घाट में सरयू में क्या मिलती है, पनार नदी मिलती है। अब पनार नदी इसमें मिल गई काकरी घाट पर। पनार नदी बेसिकली अल्मोड़ा से निकली। जो पनार नदी है, पनार नदी का संगम हुआ काकरी घाट पर सरयू नदी से। सरयू और पनार नदी का संगम कहाँ पर हुआ, काकरी घाट नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, और जो काकरी घाट है, काकरी घाट से मात्र 3 किलोमीटर अगर हम पूर्व की ओर चलें तो वहाँ पर क्या स्थित है, रामेश्वर तीर्थ स्थित है। ठीक है, रामेश्वर तीर्थ यानी पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। ठीक है, इसी के 3 किलोमीटर अगर हम लोग थोड़ा दूर जाएंगे, 3 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पूर्वी रामगंगा है ये सरयू नदी में मिलती है। ठीक है, अब जो पूर्वी रामगंगा है ये बेसिकली पॉन्टिंग तथा नामिक हिमनद से निकलती है जो बागेश्वर से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर काकरी घाट में पनार नदी और सरयू नदी का संगम हुआ। तो यहाँ पर से सरयू आगे को बढ़ी और पंचेश्वर नामक जगह पर ये किससे मिल गई, काली नदी से मिली। अब देखिए यहाँ पर से पंचेश्वर से जैसे ही काली नदी आगे को बढ़ी, आगे को बढ़ने के पश्चात ही पहुँचती है चूका नामक स्थान पर। ठीक है, उससे पहले इसमें रूपाली नदी और रामगुन नदी, ये 2 नेपाल से आने वाली नदियाँ इसमें मिलती हैं जो पंचेश्वर और चूका के बीच में इससे मिलती हैं। ठीक है, पंचेश्वर से थोड़ा आगे बढ़े तो इसमें रूपाली नदी मिली, उससे थोड़ा आगे बढ़े तो रामगुन नदी इसमें मिली, और ये फाइनली पहुँच जाता है चूका नामक स्थान पर काली नदी पहुंच जाती है। जैसे चूका नामक स्थान पर पहुंचती है तो इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है लधिया नदी। ठीक है, लधिया नदी और काली नदी का संगम हुआ चूका नामक स्थान पर। और जो लधिया नदी है ये गजार नामक स्थान से निकलती है, जो बेसिकली अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत का मिलन बिंदु इसको बोला जाता है। यानी यहाँ पर अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत इन तीनों डिस्ट्रिक्टों का क्या लगता है, बॉर्डर लगता है। तो इसी बॉर्डर से निकली गजार नामक स्थान से निकली लधिया नदी जो चूका नामक स्थान पर जाकर मिलती है। ठीक है, और जो ये लधिया नदी है ये उत्तराखंड की अंतिम नदी भी इसको बोला जाता है जो काली में मिलती है। ठीक है, काली में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है, ये है हमारी लधिया नदी। ठीक है, और ये चंपावत के चूका नामक स्थान पर इससे मिल जाती है। अब चूका नामक स्थान से भी काली नदी अब क्या होती है, आगे को बढ़ती है। ठीक है,
चूका नामक स्थान से आगे को बढ़ती है और पहुंचती है टनकपुर बैराज यानी बनबसा वाले क्षेत्र में ये पहुंच जाती है। अब बनबसा वाले क्षेत्र में जब ये टनकपुर बैराज से भी आगे बढ़ती है, टनकपुर से आगे बढ़ के बनबसा वाले क्षेत्र में पहुंचती है, तो बनबसा वाले क्षेत्र से इसमें ये जो काली नदी है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक है हमारा शारदा नहर, दूसरा इसको काली नदी के नाम से या महाकाली नहर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली बनबसा से क्या हुआ, इसमें से एक नहर निकाली गई जिसको हम लोग जानते हैं शारदा नहर। जैसे हमने गंगा में पढ़ा था ना, ऊपरी गंगा नहर निकाली गई थी, सेम उसी तरीके से बनबसा वाले क्षेत्र से इसमें से काली नदी से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है शारदा नहर। और ये शारदा नहर उधम सिंह नगर से होते हुए यूपी में एंटर करती है। ठीक है, शारदा नहर क्या करती है, यूपी में एंटर करती है उधम सिंह नगर में बहने के बाद। इसके बाद देखिए बनबसा से जो दूसरी शाखा है काली नदी की आगे को बढ़ती है। ठीक है, जहाँ पर इसको महाकाली नहर या महाकाली नदी के नाम से भी इसको आगे को जाना जाता है नेपाल में। ठीक है, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाते हुए ये आगे को बढ़ी और उसके बाद ये कुछ दूरी पर यानी बनबसा से ये कुछ टाइम के लिए नेपाल में एंटर करती है और नेपाल में बहने के बाद फिर ये उधम सिंह नगर में एंटर करके यूपी की तरफ चले जाती है। ठीक है, और ये जो काली नदी है शारदा नदी, ये कहाँ पहुँचती है, फिर फाइनली अयोध्या पहुँचती है यूपी में। और इसमें एक नेपाल से आने वाली घाघरा नदी भी इसमें मिलती है। ठीक है, नेपाल से आने वाली इसमें एक घाघरा नदी भी मिलती है और ये फाइनली जो शारदा नदी है, काली नदी है, कहाँ पहुँच जाती है, अयोध्या पहुँच जाती है। उसके बाद इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अब इसको जो काली नदी है इसको बनबसा तक ही काली नदी के नाम से जाना जाता है। बनबसा के बाद ये नेपाल में एंटर करती है, फिर से वहाँ पर महेंद्र नगर जो नेपाल है यहाँ पर एंटर करती है। यहाँ इसको महाकाली नहर या फिर महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। फिर कुछ दूरी चलने के बाद ये फिर से इंडिया में एंटर करती है और यूपी में एंटर करती है। थोड़ा सा यूएस नगर में बहती है, उसके बाद ये यूपी में एंटर करती है। अयोध्या पहुंचने के बाद इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये था काली नदी का। ठीक है, बेसिकली जो काला पानी नामक जगह था, काला पानी यानी ब्यास आश्रम से निकली, गुंजी में इससे मिली कुठियांगटी नदी, फिर आगे बढ़ी, फिर ये पहुंची तवा घाट, तवा घाट में इससे पूर्वी धौली गंगा मिली। ठीक है, तवा घाट से आगे बढ़ी तो जौलजीबी पहुंची, जौलजीबी में मिलम से आने वाली गौरी गंगा नदी इसमें मिली, फिर वहां से आगे पहुंचकर ये पंचेश्वर पहुंची। ठीक है, अब पंचेश्वर में इसी काली नदी पर क्या बनाया जा रहा है, पंचेश्वर डैम भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पंचेश्वर जैसे ये पहुंचती है उसमें क्या कहते हैं, बागेश्वर से आने वाली सरयू नदी मिलती है और अल्मोड़ा से आने वाली जो पनार नदी है, ये सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ी तो इसमें नेपाल से आने वाली रूपाली नदी मिली, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर एक और नदी मिली जो नेपाल से आती है जिसका नाम है रामगुन नदी। फिर ये जैसे आगे बढ़ के चूका नामक जगह पर पहुंची तो वहाँ से क्या कहते हैं, इसमें मिलती है लधिया नदी जो बेसिकली गजार नामक स्थान से आती है। गजार से आने वाली लधिया नदी चूका नामक स्थान पर इससे मिलती है। अब चूका से भी ये आगे बढ़ी, टनकपुर बैराज पहुँचती है, टनकपुर बैराज से थोड़ा सा आगे जाके बनबसा जैसी पहुँचती है। तो बनबसा से इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जो इसका है नहर बनाया गया है इसका, बेसिकली इसको शारदा नहर के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी शाखा है इसकी, तो दूसरी शाखा महेंद्र नगर में एंटर करती है यानी नेपाल में। तो ये नेपाल में कुछ ही दूर नेपाल में बहती है, कुछ दूरी पर नेपाल में बहती है और कुछ यहाँ पर बहने के बाद ये फिर से उधम सिंह नगर में एंटर करती है इसके बॉर्डर में। तो यहाँ पर इसका बॉर्डर बनाते हुए फिर ये यूपी में एंटर करती है और यूपी में एंटर करने से पहले इसमें एक घग्गर नदी यानी घाघरा नदी इसमें मिलती है। घाघरा नदी के संगम के बाद ये आगे को अयोध्या तक पहुँचती है। तो इस तरीके से उत्तराखंड में काली नदी का प्रवाह तंत्र था और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। 252 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, काली नदी की लंबाई कितनी है या सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो काली नदी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ठीक है, 252 किलोमीटर ये उत्तराखंड में बहती है। अब देखिए इसके बाद हम लोग कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे। देखिए काली नदी की बात करें तो ये काला पानी से टनकपुर तक बहती है। टनकपुर के बाद ये बनबसा से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा शारदा नहर के नाम से यूपी में एंटर करता है, दूसरा नेपाल में एंटर करता है महाकाली नदी के नाम से। फिर वापस आने के बाद वो दोबारा यूपी में एंटर करती है। तो देखिए काली नदी सबसे पूर्वी नदी तंत्र है। ठीक है, सबसे पूर्वी नदी है काली नदी जो पिथौरागढ़ और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए आगे को बहती है। यह नदी पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जैक्सा श्रेणी के पूर्वी ढाल पर स्थित काला पानी यानी ब्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत की जो तिब्बत बॉर्डर है, तिब्बत बॉर्डर के पास एक जैक्सा श्रेणी स्थित है। ठीक है, इसी जैक्सा श्रेणी के जो पूर्वी ढाल है, पूर्वी ढाल पर स्थित एक काला पानी यानी ब्यास आश्रम स्थित है। यहाँ पर से ये निकलती है काली नदी। स्थानीय भाषा में इसे काला पानी गाड़ भी बोला जाता है या काली गंगा इसको कहा जाता है।
अब जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसको काला पानी गाड़ या फिर काली गंगा के नाम से इसको जानते हैं। यह नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा नेपाल भारत का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। अब जो काकागिरी पर्वत है इसी के समानांतर यानी पैरेलल ये बहती है और नेपाल भारत का बॉर्डर बनाते हुए ये नदी बहती है। पिथौरागढ़ के बाद यह चंपावत में प्रवेश करती है। पिथौरागढ़ में बहने के बाद यानी नेपाल और पिथौरागढ़ का बॉर्डर बनाने के बाद ये कहाँ एंटर करती है? चंपावत में एंटर करती है। ठीक है, चंपावत में जैसे एंटर करती है यानी पंचेश्वर जो है, पंचेश्वर जहाँ पर डैम बनाया गया है, ठीक है, पंचेश्वर डैम के बाद ये कहाँ एंटर करती है? चंपावत में एंटर करती है। चंपावत में एंटर करने के बाद ये चूका नामक स्थान पर इसमें एक लधिया नदी मिलती है। वहाँ से आगे पहुँचकर टनकपुर बैराज पहुँचती है यानी बनबसा वाले क्षेत्र में। तो यहाँ से इसके दो हिस्से हो जाते हैं। शारदा नहर जो यूपी में एंटर करती है उधम सिंह नगर होते हुए, जो दूसरी शाखा है वो महेंद्र नगर नेपाल में बहती है, जिसको वहाँ महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ में बहने के बाद ये चंपावत में एंटर करती है और टनकपुर चंपावत के निकट स्थित पूर्णागिरी तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के बाद शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। अब जो टनकपुर के पास जो पूर्णागिरी तीर्थ है इसी के आसपास जो ब्रह्मदेव मंडी है, यहाँ के बाद ये शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। शारदा नदी के नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है, या काली नदी भी इसको बोला जाता है, मतलब महाकाली नदी। ठीक है, उसी के बाद जब ये नेपाल में कुछ दूर बहती है फिर उसके बाद ये उधम सिंह नगर का बॉर्डर बनाते हुए वापस कहाँ चली जाती है? यूपी में एंटर करती है। ठीक है, यूपी में फिर से ये एंटर करती है। फिर देखिए, स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी कहा गया है और इसका जल अपवित्र माना गया है। अब जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में इसको क्या माना गया है? इसको स्कंद पुराण में श्यामा नदी के नाम से जाना गया है और इसका जल जो होता है वो अपवित्र माना गया है। ठीक है, इसका जल क्या माना गया है? अपवित्र माना गया है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लथिया नदी इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, कुठियांगटी है, पूर्वी धौली गंगा है और गौरी है, सरयू है, ये सारी नदियां क्या हैं? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब कुठियांगटी उपतंत्र की बात करें हम लोग तो जो कुठियांगटी उपतंत्र है यह काली की प्रारंभिक सहायक नदी है जो कि जैक्सा श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। संगचुमना, निरकुट तथा थुमका इसकी सहायक नदियां हैं। अब जो कुठियांगटी उपतंत्र है ये बेसिकली कहाँ से निकलती है? जैक्सा श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है, जिसमें संगचुमना, निरकुट, थुमका ये सारी नदियाँ इसमें मिलती है। और फाइनली जो कुठियांगटी नदी है, कुठियांगटी इसमें मिलती कहाँ पर है? गुंजी नामक स्थान पर, जो सबसे पहली नदी है जो काली नदी में मिलती है। ठीक है, कुठियांगटी गुंजी नामक स्थान पर मिली। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र की। ठीक है, तो देखिए जो पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र है, कुठियांगटी के बाद काली में दाईं ओर से स्यालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा नदी मिलती है। यह गोवान खाना हिमनद से निकलती है। दारमा, लस्सर, लिस्सर, सेलायंगटी एवं कंचुतिज आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब जो कुठियांगटी है ये तो गुंजी नामक स्थान पर इससे मिली काली नदी से। इसके बाद ये जैसे ही आगे बढ़ी तो स्यालपंथ नामक एक जगह है, यानी बेसिकली तवा घाट के आसपास ही खेला नामक जो जगह है, यहाँ पर पूर्वी धौली गंगा किससे मिलती है? काली नदी से यहाँ पर संगम करती है। इसी के बाद अब पूर्वी धौली गंगा की हम लोग बात करें तो ये गोवान खाना हिमनद से निकलती है। ठीक है, जो गोवान खाना ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है पूर्वी धौली गंगा, जो तवा घाट या फिर स्यालपंथ या खेला नामक जो जगह है यहाँ पर क्या करती है? काली नदी से संगम करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गौरी गंगा उपतंत्र की। तो देखिए पूर्वी धौली गंगा के बाद जौलजी बी नामक स्थान पर काली गंगा में दाईं ओर से गौरी गंगा नदी मिलती है, जिसका उद्गम मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद है। अब जो पूर्वी धौली गंगा है ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है मिलम हिमनद से। अब देखिए जो मैंने बात करी थी मिलम हिमनद, इससे पहले इसमें एक गौरी नदी की जो शाखा आती है और दूसरे जगह से रालम से एक रालम नदी मिलती है, जहाँ पर इनका संगम होता है उस जगह का नाम है मिलम। ठीक है, यानी मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर के बाद ही इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उससे पहले इसमें जो गौरी है, गौरी और रालम दो नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? गौरी गंगा बनाती है। कहाँ पर? मिलम। इसलिए मिलम इसका क्या माना जाता है? उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख है, वैसे गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? देवप्रयाग है। ठीक है, देवप्रयाग के बाद ही तो भागीरथी क्या बनती है?
गंगा बनती है। भागीरथी अलकनंदा जब मिली तभी तो गंगा बनी। तो ऑफिशियली हम लोग देखें तो जो देवप्रयाग है वहीं से गंगा निकलती है, लेकिन हम लोग कहाँ मानते हैं, भागीरथी जो जहाँ से भागीरथी निकलती है गोमुख से, उसी को मानते हैं। तो उसी तरीके से जो मिलम हिमनद है यहाँ से गौरी गंगा निकलती है, लेकिन ये बेसिकली रालम और गौरी नदियों के मिलने के बाद ही बनती है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो दो शाखाएं हैं गौरी गंगा और सुनकल्पा, या इसको सुनकल्पा को ही रालम कहा जाता है। रमलगाड़, मदकानी, गोनखागाड़ आदि गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गौरी गंगा और जो रालम नदियां ये दोनों मिलकर गौरी गंगा नदी बनाती है। रमलगाड़, मदकानी, गोनखागाड़, गौरी गंगा, ये सारी क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सरयू उपतंत्र की। तो काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू नदी। ठीक है, काली नदी को सबसे अधिक जलराशि कौन सी नदी देती है, ये देती है सरयू नदी। बेसिकली सरयू नदी निकलती कहाँ से है, सरयू नदी निकलती है बागेश्वर से। गोमती और सरयू जहाँ पर क्या करते हैं, संगम करते हैं, वो है बागेश्वर जो मार्केट है। ठीक है, बागेश्वर मार्केट में क्या करते हैं, सरयू और गोमती का संगम होता है, वहाँ पर से आगे ये सरयू नाम से जानी जाती है या सरयू के नाम से बहती है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जलराशि देती है काली नदी को, और सरयू नदी को ही सबसे पवित्रतम नदी माना गया है, जो कहाँ पर जाकर मिलती है, पंचेश्वर नामक जगह पर जाकर क्या होती है, काली नदी से मिलती है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ चंपावत बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पंचेश्वर में 40 किलोमीटर नीचे यह काली नदी में दाईं ओर से मिल जाती है। अब देखिए जो सरयू नदी है ये बेसिकली कितना रास्ता तय करती है, 146 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, बागेश्वर से लेकर पंचेश्वर तक ये 146 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे जो काली नदी है इसमें ये दाईं ओर से मिल जाती है। सरयू की सहायक नदी गोमती है, जो डोबरा श्रेणी से निकलती है। जो गोमती नदी है ये बेसिकली कहाँ से निकलती है, डोबरा श्रेणी से निकलती है। काकरी घाट में सरयू में पनार नदी मिलती है। जो काकरी घाट है इसमें सरयू में कौन सी नदी मिलती है, पनार नदी मिलती है। काकरी घाट से मात्र 3 किलोमीटर पूर्वी स्थित रामेश्वर तीर्थ यानी पिथौरागढ़ के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है, जो कि पिथौरागढ़ के पॉन्टिंग यानी नामिक हिमनद से निकलती है। पूर्वी रामगंगा की लंबाई की बात करें तो 108 किलोमीटर पूर्वी रामगंगा बहती है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद देखिए लधिया नदी की हम लोग बात करते हैं। उत्तराखंड की यह अंतिम नदी है जो काली में दाईं ओर से मिलती है। उत्तराखंड की ये अंतिम नदी है जो काली नदी में दाईं ओर से मिलती है। काली में ये चूका यानी चंपावत के पास मिलती है। चंपावत का जो चूका नामक स्थान है यहाँ पर ये काली नदी से मिलती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बहती है। लधिया, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। जो लधिया नदी है वो गजार से निकलती है। गजार नामक जो स्थान है ये बेसिकली अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत इन तीनों का मिलन बिंदु है। ठीक है, तो ये था काली नदी उपतंत्र। अब हम लोग देखते हैं राज्य के प्रमुख नदियों की लंबाई। तो देखिए जो टोंस नदी है ये इसका उद्गम स्थल होता है रूपिन सोपिन हिमनद। डांग पत्थर देहरादून तक इसकी लंबाई है 148 किलोमीटर। इसके बाद जो दूसरी नदी है यमुना नदी, ये निकलती है यमुनोत्री हिमनद से, जो धालीपुर देहरादून तक बहती है और 136 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। भागीरथी की बात करें तो ये गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग तक बहती है, जो 205 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसके बाद है भिलंगना नदी जो खतलिंग हिमनद से निकलती है, यानी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और पुरानी टिहरी गणेश प्रयाग नामक स्थान पर ये क्या होती है, भागीरथी से मिलती है और 110 किलोमीटर का रास्ता ये तय करती है। फिर है अलकनंदा नदी जो सतोपंथ हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर की पाथ तय करती है। फिर है विष्णु गंगा या इसको धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये देवबन हिमानी से निकलती है और विष्णु प्रयाग तक 94 किलोमीटर बहती है। फिर है पिंडर नदी जो कहाँ से निकलती है, पिंडारी हिमनद से निकलती है और कर्ण प्रयाग तक बहती है, जो 105 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। फिर है मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकली और रुद्रप्रयाग तक बहती है 72 किलोमीटर। फिर है नंदाकिनी जो नंदा घुंगटी से निकलती है, नंद प्रयाग तक बहती है और 56 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसी प्रकार से आप लोग ये सारी नदियों को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी नदियों के बारे में पढ़ लिया और जितने भी उत्तराखंड के प्रमुख नदी तंत्र थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद जो अगला सेशन होगा वो होगा प्रमुख झील ताल, यानी उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख झील हैं, ताल हैं, उनको हम लोग बात करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट।
तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।